Very good afternoon all of you. Hopefully you all are fine. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल ग्रुप नंबर 4। तो ग्रुप नंबर 4 के बारे में मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो आपका पेपर नंबर 20 है। पेपर नंबर 20 को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। ये दो कैटेगरी है, एक तो है एसपीएम और एक है बिजनेस वैल्यूएशन। एक है एसपीएम और दूसरा है बिजनेस वैल्यूएशन। ओके, तो एसपीएम 50 मार्क्स का और बिजनेस वैल्यूएशन भी कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। वही आपका पेपर नंबर 20, इसका पार्ट बी है। कितने मार्क्स का है ये? 50 मार्क्स का ये आपका पार्ट है। तो मैं आप लोगों को सीएमए ग्रुप 4 के अंदर स्पेशली क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में। एसपीएम अलग कैटेगरी है और बिजनेस वैल्यूएशन एकदम क्या है? अलग कैटेगरी है। अगर बात करूं प्रीवियस सिलेबस के रिगार्डिंग, अगर मैं आप लोगों से बात करूं प्रीवियस सिलेबस के रिगार्डिंगली तो आपको क्लियर कर दूं। पहले सिलेबस था 2012, 2016 और इससे पहले था 2008। यहां पे बिजनेस वैल्यूएशन 2008 में 100 नंबर का था, 2012 में भी 100 नंबर का था, लेकिन इसका नाम था एफए एंड बीवी। ओके, 2016 में इसको कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया? दो कैटेगरी के अंदर। तो ये 50 नंबर की जो कैटेगरी थी इसके अंदर रखा तो बिजनेस वैल्यूएशन को गया। पहले इसके मार्क्स कितने थे? 100। अभी भी इसके मार्क्स कितने रह गए? 50। लेकिन कंटेंट पूरा का पूरा सेम, मतलब 100 नंबर की चीज को कितने का बना दिया गया है? 50। जितना टाइम एसपीएम को पढ़ने में लगेगा उससे डबल टाइम किसको पढ़ने में लगेगा? बिजनेस वैल्यूएशन को। बिजनेस वैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है वो एकदम न्यू है, एकदम न्यू है। कोई रूल फॉलो नहीं होता, कोई चीज फॉलो नहीं होती, किसी ने कोई प्रिंसिपल नहीं बनाए हुए इसके लिए। ये तो एकदम न्यू कंसेप्ट है जो पिछले 15 से 20 सालों में बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में डेवलप्ड हुआ है। अकाउंटिंग की बात करें, नॉर्मल सी बात है, जो अकाउंटिंग है वो आज से नहीं, पास से चलती हुई आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही है? बही खाता, हिंदी में नाम सुना होगा, बही खाते रखना। वो राजा महाराजाओं के टाइम पे भी क्या रखते थे? बही खाते रखते थे। कॉस्टिंग, जब से धरती पे कोई इंसान आया है तब से ही वो क्या करता है? काम करता है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए जितना उसने बेचा उसमें से अपनी कॉस्ट, उसकी लागत को क्या कर देता है? माइनस कर देता है। तो वो भी आदिकाल से चलती हुई आ रही है। गवर्नमेंट की बात करें, टैक्स लेती है। राजा महाराजा भी क्या लेते थे? टैक्सेस लेते थे। अभी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो ये भी पिछले सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जो आपका पेपर नंबर 20 है, बिजनेस वैल्यूएशन, ये इतना पुराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल हो गए तब से ये सब्जेक्ट आपका चल रहा है। और मार्केट एनालिसिस की मैं बात करूं तो मार्केट एनालिसिस के अंदर काफी अच्छा सब्जेक्ट कहा जाता है इसको। बात आती है सर सीएमए के अंदर। सीएमए के अंदर इसका रोल क्या है? भाई बिजनेस की वैल्यू करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। भाई हर पर्सन क्या चाहता है? उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। सोचो और समझो। सुना था ना, टाटा कंपनी अपने आप को बेचने के लिए इंग्लैंड में गई थी कि मेरे पूरी कंपनी अपने आप अपने पास रख लो। उस कंपनी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि हम आपको परचेस नहीं करेंगे, आपको तो गाड़ी चलाना ही नहीं आती है, हम आपको क्यों लें। टर्न अराउंड हुआ, 4 सालों के अंदर जैगुआर को परचेस कर लिया था, किया था। उसके अलावा एक कंपनी को और परचेस किया था उसी की, टाटा ने किया था ना। तो उसको कितने रुपए दिए गए?
मैं अपनी कंपनी को किसी दूसरे पर्सन के पास बेचने के लिए जा रहा हूं, कितने रुपए में बेचूं? पता है क्या कितने रुपए में बेचूं? पता होनी चाहिए ना आपको, आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चाहे आप बेचना नहीं चाहते, फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए आपकी रियलिटी में वैल्यू कितनी है। तो हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस वैल्यूएशन की। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि बिजनेस वैल्यूएशन कहां पे काम आ रहा है, सोचना। सीए में बने आप एकदम नए नए, क्या बने? एकदम नए नए सीएमए बने, आपने बोला मुझे जॉब नहीं करनी, मैं कहां जा रहा हूं, प्रैक्टिस करूंगा। मैं क्या करूंगा? प्रैक्टिस करूंगा फुल। ऑफिस डाला, भाई साहब आपके जस्ट सामने ही एक ओल्ड पर्सन है, वो भी क्या है, सीए। आप भी सीए एंड सीएमए दोनों। उसके पास देख रहे हो कस्टमर की, क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है। कस्टमर नॉट क्लाइंट्स की क्या लगी हुई है? लाइन लगी हुई है, लगी हुई है। और आपके पास एक भी पर्सन नहीं आ रहा, क्या करोगे? छोड़ दोगे प्रैक्टिस, चले जाओगे जॉब में? जी नहीं। आप गए उस पर्सन के पास जो ओल्ड पर्सन है, बोला सर कितने साल और काम करोगे आप? आपने उसको क्या बोला कि सर आप कितने साल काम करोगे? बोला आज मेरी एज 65 है, मैक्सिमम काम मैं कितने साल और करूंगा? 5 साल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं? बोला मेरे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स है 1000। आपने बोला एक काम करो, ये सारे के सारे जो आपके पास क्लाइंट्स है ना, वो मुझे क्या कर दो, सेल कर दो। और 5 साल के बाद आप जो करना चाहते हो वो आज ही निकल जाओ करने के लिए। अब क्लाइंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? जो पैसा ये यंग सीए उस एक्सपीरियंस सीए को देने के लिए जा रहा है, उसके पास क्लाइंट नहीं है, उसके क्लाइंट वो परचेस कर रहा है, तो किस बियाफ पे परचेस करेगा? नॉर्मल सी बात है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू देखेगा कि पर मंथ की, पर पर्सन से कितनी की अर्निंग आती है, 5 सालों में कितनी अर्निंग आएगी, वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देगा, पे कर देगा। अब आप बोलोगे बेवकूफ है ये तो, अभी तक कुछ कमाया नहीं, पहले ही पैसा लगा दिया। तो सिंपल सी बात है, 5 साल का ही तो पेमेंट किया, अभी इसकी एज कितनी है, 25। 5 साल का पेमेंट कर दिया, मतलब 5 साल मतलब कितनी ईयर की एज हो गई, 30। अब ये कितने साल और काम करेगा? 70 ईयर तक ये भी काम करेगा। 40 ईयर्स तो उससे अर्निंग करेगा ना, 500 क्लाइंट या जो 1000 क्लाइंट है, तो इसको तो कोई नुकसान नहीं है। मेरा मेन कहने का मतलब है, जब इस 65 ईयर्स के ओल्ड एक्सपीरियंस सीए ने अपने सारे के सारे क्लाइंट किसको दे दिए, किसको दे दिए, यंग सीए को दिए, तो कितने रुपए लेगा? यंग सीए में बोल लो, यंग सीए बोल लो, कितने रुपए लेगा? डॉक्टर होते हैं, यंग डॉक्टर आता है प्रैक्टिस के अंदर, नहीं आते कस्टमर, आते ही नहीं है क्लाइंट्स। सारे के सारे तुम खुद सोच लो कहां जाना पसंद करते हो? भैया एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसके पास जाऊंगा मैं, तो कहां जाऊंगा, एक्सपीरियंस डॉक्टर है मैं उसके पास जाऊंगा, जाओ। अब यंग सीए फिर क्या करे? यंग सीए क्या करता है, सीधा का सीधा कांटेक्ट करता है, तेरी एज है 2 या 3 साल, तू तेरे सारे क्लाइंट किसके पास रेफर कर दे, मेरे पास रेफर कर दे। तो वो 3 साल अभी वो काम करेगा ना, उससे 3 साल पहले ही तुमने रिटायरमेंट दिलवा दिया, तो 3 साल का अमाउंट पे करना पड़ेगा ना उसको। कैसे करोगे? उसके बिजनेस की वैल्यू निकालोगे। अरे एक सर्विस सेक्टर में नहीं है, आकाश ने बायजूस को परचेस कर लिया, सॉरी बायजूस ने किसको टेक ओवर किया था, आकाश को। कितने रुपए में डील हुई, 750 करोड़ में। तो ये 750 करोड़ आखिर कैलकुलेट कैसे हुआ? वैल्यू निकाली ना बिजनेस की। चलो ठीक है, अकाउंटिंग की टर्म में एक चीज पढ़ी है तुम लोगों ने, अभी तुम लोग इंटर के अंदर भी पढ़ के आए हो, बताता हूं। ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास एसेट्स है 50 लाख की, लाइबिलिटीज है 10 लाख की। बी लिमिटेड ने बोला तेरा का सारा बिजनेस मुझे बेच दे। बोला ठीक है ले जा, क्या कर, ले जा, लेके जाने को तैयार। बोला कितने रुपए दूंगा?
60 लाख रुपए दूंगा भाई साहब। 50 लाख की एसेट्स, 10 लाख की लायबिलिटीज, बिजनेस की वैल्यू रह कितनी गई? 40 लाख। 40 लाख रुपए से कितने मांग रहा है? 60 लाख देने को तैयार है। तो इस 20 लाख को तुम लोग क्या बोलते थे? गुडविल। कंपनी अकाउंट्स के अंदर पढ़ के आए हो ना? पढ़ा है ना ये कंपनी अकाउंट्स के अंदर, इंटर नहीं 12th में भी पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ये किस बियाफ पे 20 लाख रुपए का कैलकुलेशन किया गया? ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, सर्विस सेक्टर हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है ना? हो सकता है। तो हर इंडस्ट्री, हर तरीके के बिजनेस में सबसे बड़ा रोल किसका है? अगर आपको अपनी नेट वर्थ का पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। अपनी नेट वर्थ का अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस वैल्यूएशन। तो समझ में आया क्या मोटा मोटा कि आखिर इनके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग? चलो बात करते हैं हमारे सीएमए के अंदर सिलेबस कौन सा है। पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, पेपर नंबर 20, एसपीएम बीवी नाम है, एसपीएम 50 नंबर का, बीवी 50 नंबर का, बिजनेस वैल्यूएशन पेपर 20 पार्ट 2। अब सिलेबस के कंटेंट की बात कर लेते हैं भाई साहब। इस सिलेबस की जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो एक चीज अच्छे से देखिए, सिलेबस के अंदर मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास है मात्र 5 चैप्टर। कितने चैप्टर? 5। बेसिक बिजनेस वैल्यूएशन का बेसिक होता क्या है, कैसे किया जाता है, कहां कहां पे काम आता है। फिर मेरे पास है वैल्यूएशन मॉडल्स कि आखिर वैल्यूएशन कैसे किया जाए। फिर मेरे पास है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कुछ याद आ रहा है क्या? प्रीवियस क्लासेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था कि एक दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तीसरे पर्सन को बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया तो वो अपने साथ गुडविल लेकर के आता है, कैश में लेके आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तुम्हें ये नहीं पढ़ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तुम्हें ये पता करना है कि किस बियाप पे उसकी गुडविल का कैलकुलेशन हुआ। एसेट्स दो होती है, टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती है, सारे पढ़ने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्वाइजिएशन। अब इसके अंदर बहुत शानदार एक बात बता देता हूं। ये 4 चैप्टर मिलकर के, ये 3 चैप्टर मिलकर के बताऊं कितने नंबर के हैं? अकेला कितने नंबर का है? ठीक। अब एक चीज और, अब इसके और कंटेंट पे चलते हैं, डिटेल में चलते हैं। पहले मैंने आपको बताया बिजनेस वैल्यूएशन का बेसिक्स। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, और बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे की जाती है नॉर्मल बेस। आगे बात करें, प्रिंसिपल्स क्या क्या है। नॉर्मल सी बात है, हर कोई काम करते हैं, हर काम के करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ऐसे ही वैल्यूएशन के भी क्या होंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन एक बात बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आईसीएआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अभी अभी आपने सीएफआर के अंदर पढ़ा ये चीज कि रिकमेंडेशन और कोई देता है, गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू होते हैं। रूल बना हुआ है ना कि ये कंपनी करेगी ये काम, ये ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस वैल्यूएशन के लिए आज तक कोई रूल नहीं बना। वैल्यूएशन का ब्यास, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, रोल ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड बिजनेस एक्वाइजिएशन। पूरा का पूरा थ्योरी कंसेप्ट है, पूरा का पूरा। वैल्यूएशन मॉडल्स, इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट एफएम का मिलेगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो पढ़ा है कैपिटल वेस्टिंग के अंदर, वो वाला थोड़ा बहुत पार्ट आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, अकाउंटिंग बेस्ड, अर्निंग बेस्ड और कैश फ्लो बेस्ड। ये तो नॉन डिस्काउंटेड, साथ साथ में क्या मिल गया? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अगर आप पेपर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं, पेपर नंबर सॉरी ग्रुप 3 पेपर नंबर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट,
उसके अंदर एक चैप्टर है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर भी पास्ट के बिहाफ पे आज प्रेजेंट में बैठ करके फ्यूचर का एस्टिमेशन करते हैं। डिस्काउंटेड फैक्टर की वहां पे भी बात होती है या नहीं होती है? प्रॉपर वे में होती है ना। तो वही डिस्काउंटेड फैक्टर की बात यहां पे होनी है। उसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं? फिर बात आती है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले तो मुझे बताओ एसेट्स कितने तरीके की होती है? एसेट्स होती है टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल, जैसे देख ले छू ले, जैसे ना देख सके ना छू सके, केवल फील कर सके, वो इंटेंजिबल। वही वाली बात यहां पे अराइज हो रही है। क्या अराइज हो रही है? टेंजिबल एसेट्स जो मेरी मशीन है, जो मेरी बिल्डिंग है, लेकिन उनकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। मेरी गुडविल है, इंटेंजिबल। मेरा कॉपीराइट है, इंटेंजिबल। मेरे ट्रेडमार्क है, मेरी इन्वेंट्री है, मेरे इन्वेस्टमेंट है, मेरे बॉन्ड्स है। उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी वो सारा का सारा पढ़ने के लिए मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अंदर बॉन्ड्स भी मिलेगा, साथ साथ में क्या मिलेगा? शेयर्स। एलआईसी की न्यूज सुनी है क्या आज आपने? कि जितने में ये शेयर इशू किया गया था उससे 8% डिस्काउंट पे इसको क्या किया गया है? लिस्टिंग की गई है। जितने में मार्केट में पब्लिक को दिया उससे कितने परसेंट डिस्काउंट पे ये लिस्टिंग हुई है इसकी? 8% के डिस्काउंट पे। लेकिन इसकी लिस्टिंग के बाद जब इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाला गया, इस कंपनी की नेट वर्थ ऑल ओवर इंडिया नंबर 5। समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। जो वो वैल्यू निकाली गई ना इसके शेयर्स की, वो कैसे निकाली गई? वो किसके अंदर पढ़ना है? बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तक इतनी सारी कंपनियां, रिलायंस, अडानी, अंबानी, सबको पीछे छोड़ दिया भाई साहब। नंबर 5 कंपनी होना बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 है, कौन सी है नंबर 1? इन्फोसिस। नंबर 2 टीसीएस। नंबर 3 4 को तो मैं नहीं देखूंगा, मैंने देखा सीधा नंबर 5 एलआईसी। तो आखिर उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू कैसे निकाली गई वो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स एंड शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल, कॉपीराइट्स, गुडविल, ब्रांड। वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है। वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू। और फिर हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। मैंने एक बात बोली, ये 3 चैप्टर मिलकर के एक, ये 2 और ये 3, एक, 2, 3। नंबर ऑफ मार्क्स हैं ओनली 25। ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है। सबसे बड़ा धमाका जो चैप्टर करेगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्वाइजिएशन। मर्जर का मतलब क्या होता है? जब दो कंपनियां मिल करके क्या कर देती है? काम कर देती है। एक्वाइजिएशन का मतलब क्या है? शेर के मुंह में बकरी को डाल देना। अक्वाइजर, पूरा का पूरा उसका बिजनेस क्या कर लिया आपने? अक्वायर। बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, छोटी कंपनी को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, अक्वायर कर लिया। तो छोटी कंपनी को जो पैसे दिए गए, छोटी कंपनी को जो पैसे दिए गए किस ब्याज पे दिए गए, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कितने मार्क्स का है? 25। अब बोलोगे सर यहीं से स्टार्ट कर दो, 25 नंबर दे दो हमें, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बीवी पढ़ लेंगे ढंग से। सिंपल सी बात, हर चीज का रूल होता है। जब एक कंपनी क्या दूसरी कंपनी मर्जर कर रही है या एक्वाइजिशन कर रही है, शेयर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गुडविल पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मतलब कहां पे आना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर तो आना पड़ेगा। एक चीज और बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग।
वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी सीएफआर में भी है, अराउंड 15 से 20 मार्क्स के। यहां पे पढ़ा तो वहां पे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। हम लोग इतना डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे ताकि आपके सीएफआर का काम भी कहां से हो जाए, बिजनेस वैल्यूएशन से हो जाए। मैंने अभी अभी आपको एक छोटी सी बात बोली, क्या बोली कि इसका लेना देना किसी भी अकाउंटिंग से नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर गुडविल पड़ी है। गुडविल कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक नॉर्मल बात करें, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। अकाउंट्स के अंदर कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लिखा जाता। एक बात बताओ, मैंने बिजनेस के अंदर 20 लाख का पैसा इन्वेस्ट किया, 5 साल के बाद मैं मेरा बिजनेस बेचना चाहता हूं, कितने में? 50 लाख। तो ये 30 लाख कौन से हुए? जो मैंने गुडविल अर्न की, ये तो मैंने खुद नहीं अर्न की है ना। अकाउंट्स में तो तुम बोलते हो हम रिकॉर्ड नहीं करते, बेचने के बाद रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो होता है ना, नेटवर्थ के काम तो आती है नहीं है हमारी। तो बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर अकाउंटिंग का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तुम्हें कोई जनरल एंट्री नहीं पढ़नी, तुम्हें कुछ नहीं करना, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल। तुम्हें तो बिजनेस की केवल क्या निकालनी है? वैल्यू। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बात की, इन्वेस्टमेंट गोल, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे किसके अंदर? बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर। क्या मिलेगा? 25 नंबर के तो 3 चैप्टर मिलेंगे, बेसिक्स, वैल्यूएशन मॉडल्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्वाजिशन। ये अकेला कितने नंबर का है? ब्लैक कलर, येलो कलर, क्या लॉजिक है? सीधा नहीं पढ़ोगे भविष्य अंधकार में। पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसको पढ़ना है और बहुत इजी है पूरा का पूरा चैप्टर। तो आज हम लोग जहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इंट्रोडक्शन थ्योरी है, मॉडल्स अधिकतर थ्योरी है। तो हम लोग हमारा कंटेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग हमारा कंटेंट स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से। चलिए करते हैं स्टार्ट। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट अ सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, लेकिन मैं केवल किसकी बात करूंगा? एसेट्स के बारे में बात करूंगा। उसके अलावा मैं किसी भी तरीके की आप लोगों से बातचीत तक नहीं करूं। जब तक चैप्टर नहीं होता एसेट्स वाला, तब तक नहीं करेंगे। अब वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को पढ़ना है तो बच्चों मेरे को एक बात बता दो आप लोग, एसेट्स कितनी तरीके की होती हैं? एसेट्स कितनी तरीके की होती हैं? सभी को पता है, एसेट्स होती हैं दो तरीके की। कौन कौन सी? एक तो एसेट्स होती हैं टेंजिबल और एक एसेट्स होती हैं इंटेंजिबल। एक एसेट्स टेंजिबल, दूसरी एसेट्स इंटेंजिबल। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को दोनों की वैल्यू का क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। अगर मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोगों को किन किन के बारे में पढ़ना पड़ेगा? इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये दो टॉपिक। इंटेंजिबल के अंदर मैं आ गया तो इंटेंजिबल के अंदर मुझे सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा गुडविल के बारे में, फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा कॉपीराइट के बारे में, फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा ट्रेडमार्क के बारे में।
तो हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स की भी गुडविल से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स की भी किससे स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं? गुडविल। क्या होती है गुडविल, मुझे आप पहले ये बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? बोलो। वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो फिर शेयर्स की वैल्यू नहीं है बिजनेस के अंदर? बिजनेस वैल्यूएशन है। वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नोन एज गुडविल। अब पार्टनरशिप के कंसर्न में मत आओ, कॉर्पोरेट के कंसर्न में आते हैं। लेकिन पार्टनरशिप से भी इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, ऐसा नहीं है नहीं दी जा सकती। मार्केट के अंदर जो आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन है, जो आपकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, वो क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। भाई साहब, मैंने 10 लाख बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं? 10 लाख। मुझे पता है जो मैं बिजनेस करता हूं, वैसा का वैसा बिजनेस कोई दूसरा पर्सन भी करे, वो 10% हर साल रिटर्न लेकर के जाता है। मैंने बिजनेस के अंदर कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा है? 10 लाख का। कोई भी कर ले बिजनेस, 10% उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। बट रियलिटी में जब ईयर का एंड हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। हाउ इट इज पॉसिबल कि आपको 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? जो काम आप करते हो वही काम आप भी करते हो, दोनों के दोनों रॉ मटेरियल सेम जगह से लेकर के आते हो, फिर भी आपका प्रॉफिट 1 लाख, सामने वाले का प्रॉफिट 3 लाख। 2 लाख का डिफरेंस क्यों आया? वॉट इज द रीजन? बिकॉज उसने, आपने तो आज पहली बार काम करना स्टार्ट किया है, 1 साल की हुआ है। ये कितने सालों से काम कर रहा है? 5 सालों से काम कर रहा है। और 5 सालों के कारण इसको कितने रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है? 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट 5 सालों में, मतलब हर साल इसने कितने रुपए की ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्रिएट कर ली? 40,000 रुपए की ब्रांड वैल्यू मार्केट के अंदर क्या की है? क्रिएट की है। तो ये 40,000 जो है, ये इसकी क्या है? गुडविल। मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली वर्क करो, हार्ड वर्क करो, तो उससे मार्केट के अंदर उसके फलस्वरूप, उसके रिजल्ट के बिहाफ पे क्या जनरेट होती है? ब्रांड वैल्यू। आपको नॉर्मल सेम काम को दूसरा पर्सन कर रहा है और वही काम आप कर रहे हो, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज यू आर डूइंग द कंटिन्यूअस वर्क, यू आर डूइंग द हार्ड वर्क। दैट्स वाई यू विल गेट हायर प्रॉफिट। और जो वो हायर प्रॉफिट हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल के कारण हो रहा। क्लियर गुडविल का मतलब? अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस वैल्यूएशन में गुडविल का क्या रोल है? आखिर बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर गुडविल को क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वी आर स्टडिंग अबाउट गुडविल इन द बिजनेस वैल्यूएशन। क्या रीजन है? बोलिए। बिजनेस के अंदर गुडविल का रोल बहुत बड़ा है। क्या रोल है? अगर आप अपने बिजनेस की नेटवर्थ का कैलकुलेशन करना चाहते हो तो गुडविल पता होनी चाहिए। मर्जर करवाना चाहते हो तो चाहिए। एक्वाइजेशन करना चाहते हो तो गुडविल की वैल्यू चाहिए। और भाई साहब, आकाश को परचेज किया बायजूस ने, आकाश की टोटल वर्थ निकल करके आई थी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 200 करोड़। डील कितने में हुई? बायजूस ने आके बोला 200 करोड़ रुपए तेरी वर्थ है, तेरी एसेट्स हैं, सबका पेमेंट मैं देख लूंगा। आकाश ने बोला मैं तो कितने रुपए लूंगा? 750 करोड़ दूंगा, और नाम मेरा ही चलना चाहिए 2-3 सेशन तक। नाम मेरा ही चलना चाहिए, नाम मत हटा देना, बायजूस मत कर देना नाम, आकाश ही चलना चाहिए।
इसने किस बियाफ पे मांगे? क्योंकि इसने मार्केट के अंदर इतने साल दिए हैं, इतनी रेप्यूटेशन बनाई है, तो गुडविल का रोल है ना बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड। छोटा सा बेसिक ले लेते हैं। Goodwill may be described as the aggregate of those intangible attributes of a business which contributes to its superior earning capacity over a normal return on investment। यही तो बात मैंने आपको बोली थी कि मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, हर पर्सन 10% अर्न करके लेके जाता है, तो उसकी अर्निंग है 1 लाख। लेकिन मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूं, कभी एफर्ट्स को देख सकते हो, छू सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, फील। मार्केट में तुम्हारी ब्रांड इमेज बन रही है, देख सकते हो, छू सकते हो नहीं, वो केवल कैसे लगती है, फील की जा सकती है। उस कारण से तुमने भी 10 लाख लगा करके कितने रुपए अर्न कर लिए, 3 लाख। नॉर्मल अर्निंग 1 लाख की, और इंटेंजिबल एफर्ट्स के कारण कितने की अर्निंग, 3 लाख की। तो कितने की एक्स्ट्रा अर्निंग की, 2 लाख। ये 2 लाख की अर्निंग किसके कारण की है, गुडविल के कारण। इट मे बी। अब एक बात बताओ, क्या लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है क्या? हाँ या ना? बहुत सुनते हैं, आईफोन बेंगलोर के अंदर प्लांट लेके आ गया, गुड़गांव में प्लांट लेके आया। ये भी तो सुना था फोर्ड यहां से निकल के बक दिया, इतने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ा। आईफोन यहां पे आके काम कर रहा है, उसकी गुडविल बढ़ी। तो किसी भी तरीके का बिजनेस, अभी एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, एजुकेशन हब बन रहा है, सबको पता है, सारे के सारे शिफ्ट होंगे, होंगे ना? तो लोकेशन का रोल हो गया ना, कि सारे इंस्टीट्यूट वहां जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ताकि हमारी गुडविल के अंदर इफेक्ट आएगा। सिंपल सी बात है। तो जो वो इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है ना, वो क्यों हो रही है, कौन कौन सी, फेवरेबल लोकेशन। अच्छा, इन्फोसिस का हेड थे नारायण मूर्ति था, सत्य मूर्ति था, जो भी उसका सीईओ था, नारायण मूर्ति। अगर नारायण मूर्ति नहीं होते, क्या इन्फोसिस इतने ऊपर तक पहुंच पाती? क्या रतन टाटा नहीं होते तो जहां पे आज टाटा खड़ी है वहां पे पहुंच पाती? टाटा अगर उसकी रियल जो है उस इनकम को अपने पास रखता, तो आज लीडिंग बिजनेस इंडिया में रिलायंस से बहुत आगे हुए हैं। वरना वो अपनी इनकम का पूरा अराउंड 30 to 40% क्या कर देता है, डोनेट करता है, करता है ना। टाटा जहां पे है, अगर आज टाटा नहीं होता खुद, तो वहां पे पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। साइरस मिस्त्री था इनके पास, उसको पेमेंट करना पड़ा था, वो बिजनेस छोड़ के गया था, तो उसने भी टाटा में कोई ना कोई रोल प्ले किया था ना। गूगल का सुंदर पिच्चई, उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना गूगल के अंदर। तो मतलब किसी भी कंपनी को खड़े करने में किसी पर्सन की स्किल्स का और एबिलिटी का हाथ होता है या नहीं होता, होता है। इफ द ज्ञान सागर इज हियर एंड वी आर कॉन्फिडेंटली सेइंग दैट, व्हाई यू हैव टू फियर? बिकॉज द टीम एंड एफर्ट्स ऑफ द टीम आर वेरी हाई। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर गुडविल बनाने में क्या किसी पर्सन की स्किल्स और एबिलिटी का हाथ होता है या नहीं होता है? मैं बात कर रहा हूं इंटेंजिबल, लोगों को नहीं दिखता, केवल लोगों को क्या होता है, फील होता है ये चीज। फेवरेबल लोकेशन, द एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देख सकते, प्रोडक्ट को देख सकते हो, लेकिन सर्विसेज उसकी क्वालिटी को देख नहीं सकते, उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो। एंड द सर्विसेज एंड द कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं
जो गुडविल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट के अंदर लेकर के आते हैं। ओके, गुडविल का मीनिंग क्लियर। अब थोड़ी इसकी डेफिनेशंस और पढ़ेंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग सीमा हो गया, सीए हो गया, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने अलग दी है, तो इसके बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।